दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं विमल शाही आप सभी लोगों का अपने चैनल में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब लोग स्वस्थ होंगे एवं मस्त होंगे। सभी राष्ट्रवादियों और सनातनियों से ये निवेदन रहेगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों आज हम लोग विपक्ष के बारे में बात करेंगे और ये पता करने का कोशिश करेंगे कि विपक्ष को हो क्या गया है। आखिरकार विपक्ष इतना दोहरा चरित्र वाला रवैया क्यों अपना रहा है, इतना दोगलापन क्यों कर रहे हैं और ये दोगलापन आखिरकार ये लाते कहाँ से हैं। दोस्तों जब से महाराष्ट्र का चुनाव हुआ है, इससे पहले हुआ था हरियाणा का चुनाव, इससे पहले हुआ था लोकसभा का चुनाव। तो लोकसभा के चुनाव में जब इनको कुछ ज़्यादा सीटें मिली और बीजेपी को अपेक्षाकृत कम सीटें मिली तो ये लोग बड़े खुश थे। इन्हें लग रहा था कि जनता ने हमें वोट दिया है, इस वजह से इनकी सीटें ज़्यादा आई। चाहे वो यूपी की जनता हो, चाहे वो महाराष्ट्र की जनता हो, बिहार की जनता हो, झारखंड की जनता हो, हरियाणा की जनता हो, इन सभी जगह की जनता ने लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस को वोट दिया और बीजेपी को वोट नहीं दिया। लेकिन जब यही हरियाणा के विधानसभा में जब इनकी आपसी फूट की वजह से ये लोग जीत नहीं पाए, लोगों ने बीजेपी को राज्य में शासन करने के लिए ज़्यादा उपयुक्त पार्टी माना, तब इन लोगों को ईवीएम की याद आ गई। इन लोगों को लगा कि ईवीएम में गड़बड़ की गई है। दोस्तों अगर मुझे कांग्रेसियों से ये कहना है कि ऐ महामूर्खों, तुम्हें एक बात बताओ कि अगर किसी भी पार्टी को ये तय कर लिया है, अगर किसी पार्टी ने कि तुम्हें चुनाव नहीं जीतने देना है, तो क्या अगर और उसके पास इतनी ताकत है, इतनी क्षमता है कि वो ईवीएम को हैक कर सकता है, ईवीएम को मैनिपुलेट कर सकता है, तो क्या तुमको एक भी सीट आने देगा? तुम्हें क्या लगता है कि मोदी 400 सीट 400 पार का नारा दिए थे, अगर वो ईवीएम में सेटिंग कर सकते थे तो अपने लिए 415 सीट ला नहीं सकते थे क्या? तुम्हारे राजीव गांधी का रिकॉर्ड तोड़ नहीं सकते थे क्या? खुद बनारस में 10 लाख की लीड ले नहीं सकते थे क्या? कांग्रेस के कितने उम्मीदवार जो असम के जो उम्मीदवार हैं वो 11 लाख के अंतर से जीते हैं। अगर ईवीएम में सेटिंग किया जा सकता था तो उसकी मार्जिन को कम नहीं कर सकते थे क्या? प्रधानमंत्री स्वयं सिर्फ 1.5 लाख वोट से जीते हैं, क्या वो अपनी मार्जिन को बढ़ा नहीं सकते थे क्या? तो तरह तरह की आप जनता को अपने भरोसे में ले नहीं पाते हैं, आप जनता के लिए कुछ अच्छा वादा कर नहीं पाते हैं, आप जनता के लिए कुछ अच्छे भविष्य की घोषणा कर नहीं पाते हैं, और जहां घोषणा करके सरकार बना लेते हैं वहां उनको आप फुलफिल कर नहीं पाते हैं। हिमाचल का आप एग्जाम्पल आप देख लीजिए। हिमाचल में इसी ईवीएम से चुनाव हुआ था और इसी ईवीएम से आप जीते थे। तब तो आपको लगा कि ईवीएम बहुत अच्छा कर रहा है, लोग हमारी बातों पे भरोसा किए और कांग्रेस को जिताया, ये आप कह रहे थे। लेकिन उसी ईवीएम ने अगर महाराष्ट्र में लोगों ने बीजेपी को वोट दिया, तब आप कह रहे हैं कि 4 महीना पहले तो लोगों ने हमको वोट दिया, 4 महीना बाद लोगों ने बीजेपी को वोट कैसे दिया? आपको याद होगा कि उड़ीसा का चुनाव लोकसभा के साथ होता है, उड़ीसा विधानसभा का चुनाव, और इस बार से पहले तक लोगों में इतनी विवेक बुद्धि होती थी कि लोकसभा के लिए किसको वोट दे रहे हैं और विधानसभा के लिए किसको वोट दे रहे हैं। पिछले साल तक ऐसा होता था कि लोकसभा में के लिए बीजेपी को वोट देते थे और विधानसभा के लिए बीजेडी को वोट देते थे। तो लोग तो एक दिन में दो तरह का फैसला कर रहे हैं, और आप सोच रहे हैं कि 4 महीना तक लोग उसी माइंडसेट में रहें कि जिस माइंडसेट में आपने उनको छोड़ा था लोकसभा चुनाव में। क्या लोग भी आपकी तरह भांग खा के बैठे रहते हैं कि 4 साल तक हम उसी माइंडसेट में रहेंगे? जिस माइंडसेट में राहुल गांधी 20 साल से हैं, लोग भी चाहते हैं कि मतलब 20 साल तक उसी माइंडसेट में रहें। तो राहुल गांधी के पास एक्सपेरिमेंट करने का लंबा समय है।
वो 20 साल से एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। उन्हें लगता था कि एक संविधान की कॉपी दिखाकर हम जिस तरह पूरे भारत लोकसभा चुनाव में पूरे भारत के लोगों को बेवकूफ़ बनाया, तो हम बार बार उसी को बेवकूफ़ बनाएंगे। अभी इसी महाराष्ट्र के विधानसभा के साथ झारखंड का विधानसभा का चुनाव भी हुआ है। वहाँ कांग्रेस और उसके जो सहयोगी दल हैं जेएमएम पूर्ण बहुमत से सरकार बनाए हैं। बीजेपी को वहाँ पिछले बार से भी कम सीट आई है। तो इसमें कह रहे हैं कि इनकी लॉजिक सोचिए, ये कह रहे हैं कि हमें मतलब झारखंड जैसे छोटे राज्य का झुनझुना थमा दिया और महाराष्ट्र जैसे ज़्यादा बड़ी सीट, ज़्यादा बड़ा स्टेट जीत गए। मतलब सोचिए, ये झारखंड को छोटा स्टेट मानते हैं। झारखंड इनके लिए उतनी प्रायोरिटी लिस्ट में नहीं है। इन्हें महाराष्ट्र चाहिए था जहां से ये हर एक महीने 100 करोड़ रुपया की वसूली कर सकें। इन्हें एटीएम चाहिए एक्चुअली, और महाराष्ट्र जैसा स्टेट एटीएम जैसे मतलब कि इससे बड़ा एटीएम और उन्हें कहाँ कौन सा मिल सकता है। बेंगलोर भी उनके लिए एटीएम है, कर्नाटका, इधर फिर तेलंगाना इनके लिए एटीएम है। तो इस तरह अच्छा, कल मैं अधीर रंजन चौधरी जो बंगाल कांग्रेस के अध्यक्ष हैं उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था कि वो ईवीएम से चुनाव नहीं चाहते हैं। वो अब बैलेट की तरफ, बैलेट पेपर से चुनाव हो, इसके लिए वो संघर्ष करने वाले हैं, आंदोलन करने वाले हैं। इवन इनफैक्ट आज का ये न्यूज़ है कि राहुल गांधी इसके लिए यात्रा करने वाले हैं। करो भैया। और ये एग्जाम्पल दे रहे हैं कि अमेरिका में बैलेट से चुनाव होता है, वहाँ ईवीएम का यूज़ नहीं होता है। तो फिर मैं कहना चाहूँगा अधीर रंजन चौधरी जी, आप तो रहने दीजिए। आप तो अपनी लोकसभा क्षेत्र मतलब कि इतना कांग्रेस का आंधी था इस बार, आप अपनी सीट तक नहीं बचा पाए। एक बाहरी कैंडिडेट से तो आप हार गए, और अब बात करते हैं ईवीएम की। ईवीएम तो वहाँ आपकी सीट पर बीजेपी तो नहीं न जीता। अगर मोदी जी चाहते तो अगर ईवीएम में सेट कर सकते थे कुछ ऐसा, तो बंगाल में भी तो वो 42 के 42 सीटें जीत जाते। कम से कम चलो आप ही की सीट पे वो अपने कैंडिडेट को जितवा देते। कम से कम आपका बोलने का मुंह तो नहीं रहता। लेकिन आपको हराया है किसी और ने, एक बाहरी कैंडिडेट यूसुफ पठान जो गुजरात का रहने वाला, वो आपको हरा के चला गया, और आप दोष दे रहे हैं ईवीएम को। आपका अकल घास चरने के लिए गया है। और एग्जाम्पल दे रहे हैं अमेरिका का पॉपुलेशन और इंडिया का पॉपुलेशन में अंतर कितना आपको पता भी है। अमेरिका में चुनाव जितना आसानी से होता है, चुनाव काउंटिंग जितना आसानी से होता है, मैं बता रहा हूं, जब आज से 20 साल 25 साल पहले जब बैलेट पेपर से चुनाव होते थे तो चुनाव परिणाम आने में 5 दिन लगता था। जब भारत की जनसंख्या 80-85 करोड़ थी, आज भारत की जनसंख्या 150 करोड़ है। आपको क्या लगता है, अगर चुनाव जो है बैलेट से होता है तो काउंटिंग करने में जितने रिसोर्सेस लगेंगे, और मुझे लगता है महीने भर काउंटिंग ही चलेगी। तो इनकी अकल पर पर्दा लग चुका है। इन्हें चाहिए वैसा राज कि कांग्रेस एक बूथ पर कब्जा कर ले और इनके एक प्रतिनिधि जाएं, बाकी सब लोगों को बोले तुम साइड में रहो, और ठप्पा पे ठप्पा लगाते रहें। बिहार में इसी मॉडल पे चुनाव होते थे, यूपी में इसी मॉडल पे चुनाव होते थे, और बंगाल में जब कभी भी पंचायत का चुनाव बैलेट पेपर से होता है तो आप अगर टेलीविजन के फुटेज देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा किस तरह बैलेट बॉक्स लेके लोग भागते हैं। अगर किसी कैंडिडेट को पता चल जाए किसी पर्टिकुलर बूथ पे उसे वोट नहीं मिला है तो उस बैलेट पेपर में इंक डाल देते थे ताकि वो इनवैलिड हो जाए, काउंटिंग में आए ही ना। तो बैलेट पेपर से चुनाव कराने के अपने फायदे कितने थे पता नहीं, लेकिन उसके नुकसान बहुत हैं। मैं जहां तक मुझे याद है बैलेट पेपर में चुनाव चिन्ह के बीचों बीच एक स्टंप जैसा मिलता था, उन्हें उसे स्टंप को लगाना होता था। अगर वो स्टंप दाएं बाएं हो जाता था तो वो इनवैलिड हो जाता था। अभी कम से कम आपका वोट
वैलिड तो होता है कंप्लीटली। इसमें तो ये तो नहीं होता है ना कि आपका वोट इधर उधर चला गया। तो ये लोग कहते हैं कि वोट दो मतलब किसी और पार्टी को, और वोट जाता है बीजेपी को। मतलब कि कोई लॉजिक भी नहीं है। अच्छा, इन्हें चुनाव आयोग कहता है कि तुम आकर मेरे ईवीएम मशीन को हैक करके दिखा दो, तो ये उसको प्रूफ करने को भी के लिए भी नहीं जाते हैं। जब कभी भी चुनाव आयोग ऐसा चैलेंज करता है तो कोई किसी राजनीतिक दल के बाप में इतनी हिम्मत नहीं है कि वहां जाए और अपने जितने बड़े बड़े इनके जो सूरमा है, साइंटिफिक सूरमा है, जो विदेश में बैठे रहते हैं, अमेरिका में बैठे रहते हैं, वहां से कहते रहते हैं कि ईवीएम कैन बी हैक्ड, तो वो उसको लेकर पहुंच जाए ना कि हाँ भैया वहां चैलेंज है, चलो जरा ईवीएम को हैक करके दिखाओ। कुछ तो मंत्री हैं, वो पता नहीं बाजार से कोई ईवीएम लेकर आ जाते हैं, उसको पेचकस से खोलते हैं और कहते हैं ये देखिए यहां दबाइए बटन तो यहां वोट जा रहा है। इस तरह के नेता, मतलब कि, और जबकि वो नेता, मैं दिल्ली के सौरभ भारद्वाज की बात कर रहा हूं, वो एक ऐसा ही ईवीएम, फर्जी ईवीएम लेकर वो विधानसभा में पहुंच गया। जबकि वो नेता ईवीएम से 2 बार 3 बार दिल्ली में भारी बहुमत से वो जीता है, उसके बावजूद वो खुद इस तरह की बातें कर रहा है और अपने आप को कहता है कि हम बहुत पढ़े लिखे हैं, आईआईटीएन हैं। सोचो, पढ़े लिखे आईआईटीएन मुख्यमंत्री मांग कर रहा है कि बैलेट पेपर से चुनाव हो, और जिसे वो तथाकथित 5वीं फेल कहते हैं, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई और ईवीएम की बातें करता है, उसमें और इंप्रूवमेंट की बात करता है। तो ऐसे ऐसे तो हमारे देश में सुरमा है, विपक्षी के नेता हैं, जिन्हें चुनाव में हार मिलती है किसी और वजह से, और वो ठीकरा फोड़ते हैं ईवीएम पे। और अभी महाराष्ट्र में भी एक वीडियो वायरल ये लोग कांग्रेस वाले कर रहे हैं कि उन्होंने कहा कि हमारे गांव में तो हम लोग सब लोगों ने कांग्रेस को वोट दिया, फिर कांग्रेस को 0 वोट कैसे मिला। तो कांग्रेस को इतना यकीन कैसे है कि उन लोगों ने अगर उसको बोला है तो वो कांग्रेस को ही वोट दिए होंगे। हो भी तो, ये भी तो हो सकता है ना कि कांग्रेस, केजरीवाल कहता था ना कि आपको ये कांग्रेस वाले, बीजेपी वाले आएंगे आपके पास, आपको पैसे देंगे, आप पैसे ले लेना, लेकिन वोट आम आदमी को देना, केजरीवाल कहता था ना। तो लोगों ने इस बार लगता है कि वैसा ही कुछ किया है। कांग्रेस वाले को कहा होगा कि आप हमें पैसा दीजिए, वोट आपको देंगे, और जाके वोट दिए होंगे बीजेपी को। और फिर जब कांग्रेस वेरीफाई करने गई वहां की इस बूथ पर तो हमको मिला है 0 सीट, 0 वोट, तो फिर क्या हुआ, तो वो उन लोगों ने कहा कि हमने तो वोट दिया है आप ही को। ये पॉसिबिलिटी है या नहीं? तो आप दूसरे को शिक्षा देते हैं, लेकिन दूसरे ने आपके खिलाफ उस शिक्षा का यूज कर दिया, तो आपको बड़ी मिर्ची लग रही है ना विपक्षी महोदय? तो दोस्तों, इस तरह से दोगलापन नहीं चलेगा। अगर आपको लगता है कि ईवीएम खराब है और हम ईवीएम से हार जाते हैं, तो सबसे पहले प्रियंका गांधी, जो आज इसी ईवीएम से लोकसभा का चुनाव भारी मतों से जीत कर आई है, उन्हें शपथ ग्रहण करते हुए शर्म भी नहीं आई, और सारे कांग्रेसी उसके शपथ ग्रहण समारोह में पहुंच गए हैं मुंह उठा के कि जैसे लगता है पता नहीं कहां से वर्ल्ड कप जीती हो। उन्हें उसे तो सबसे पहले ये कहना चाहिए था कि नहीं, ये ईवीएम गलत है, मुझे इतना वोट मिल ही नहीं सकता था, या मुझे ये वोट मिला है, मुझे गलत तरीके से वोट मिला है। कर्नाटका में जाए, झारखंड में जाए, वहां मतलब कि न ले शपथ है कि नहीं, मुझे ईवीएम पे भरोसा नहीं है, ये चुनाव मैं अपनी जीत मान नहीं सकता हूं। तो जहां इनको जीत मिलती है वहां उन्हें लगता है कि ईवीएम काम कर रहा है, और लोगों ने, जनता ने उन्हें वोट दिया है, आशीर्वाद दिया है। और जहां हारते हैं उन्हें लगता है कि ईवीएम को मैनिपुलेट किया गया है। अरे मैनिपुलेशन तो आपके दिमाग में हो रखा है और खुद ही किए हो। दोस्तों, आज मुझे इतना ही कहना था। ये ईवीएम का जब से बात आया है तब से डेली डेली मैं कोई ना कुछ न्यूज़ में सुनता हूं कि आज कांग्रेस वालों ने ये बोला है, आज अखिलेश यादव ने ये बोला है, आज तेजस्वी यादव ने ये बोला है। तो क्या भारत को हम प्रकाश युग से अंधकार युग में लेकर जाएं क्या?
आप बताइए। राहुल गांधी भी कुछ दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस में लाइट चली गई, तो क्या वो अब जिंदगी भर लालटेन या दिया में करेंगे क्या गुजारा? जरा उनसे पूछ लीजिए। अगर कोई ट्रेन का एक्सीडेंट हो जाता है तो क्या लोग अब ट्रेन में चढ़ना छोड़ दें क्या? कैसी बात कर रहे हैं राहुल गांधी और अपोजिशन वाले। मुझे राहुल गांधी से ये उम्मीद है, लेकिन राहुल गांधी की पार्टी में जो लोग हैं जो थोड़े बहुत बुद्धिमान मुझे दिखते हैं, वो भी ऐसी बातें करते हैं, तो मुझे लगता है कि इनका तो फिर भगवान ही मालिक है, भगवान भी नहीं इनको बचा सकते हैं। जब ये लोग खुद अपने पैर में अपने आसपास इतना बड़ा गड्ढा कर चुके हैं, तो बीजेपी को तो बस सिर्फ थोड़ा सा धक्का देने का जरूरत है। बाकी ये लोग काम तो अपने खुद ही कर चुके हैं। और मोदी ने तो संसद में कह रखा है कि इनके आचरण से, इनके व्यवहार से लगता है कि ये लोग 50 साल तक सत्ता में आने का सोच नहीं रहे हैं। तो बीजेपी ने 50 साल की तैयारी कर रखी है। अभी ये लोग महाराष्ट्र और झारखंड में उलझे हुए हैं, और यकीन मानिए दोस्तों, मैं ये पूरे यकीन से के साथ कह सकता हूं कि मोदी 2029 का चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, लग चुके हैं। उन्होंने ये एनालिसिस कर लिया है कि हम किन किन जगहों पर हारे हैं और उनकी वजह क्या है। मतलब कि मोदी हमेशा 5 साल आगे चलते हैं। अगर मोदी जी 2024 का चुनाव लड़ रहे हैं तो उन्होंने 2019 जीतने के बाद ही तैयारी शुरू कर दी थी, और 2024 जीतने के बाद 2029 की तैयारी शुरू कर दिए होंगे। अपोजिशन वाला जितना मर्जी गुना भाग करते रह जाए कि मोदी 75 साल है, उन्होंने नियम बना दिया है। केजरीवाल को देखिए, रोते रहते हैं कि मोदी 75 साल के हो गए, अभी तक रिटायर नहीं हो रहे हैं। मतलब केजरीवाल अलग ही दुनिया में, उसे बहुत उम्मीद है कि मोदी अब रिटायरमेंट ले लेंगे तो उनका रास्ता साफ हो जाएगा। टीवी पे आके कहता है कि मोदी ने तो समय कानून बना रखा है। तो टीवी वाले ने पूछा कि कहाँ बना रखा है कानून, तो नहीं, इस कानून से उन्होंने बहुतों को बिठा दिया है। तो कानून, तो टीवी वाले ने उनसे बोला कि इसी लोकसभा चुनाव में तो बहुत सारे 75 से ऊपर वालों को उन्होंने टिकट भी दिया है। तो केजरीवाल बोलता है कि बहुतों का टिकट काटा भी है। अब तो केजरीवाल एन केन प्रकारेण चाहता है कि किसी तरह मोदी जी रिटायरमेंट ले लें, और उन्हें लगता है कि विपक्ष में वही एक सर्वमान्य नेता है जो प्रधानमंत्री का एक बहुत बड़ा कैंडिडेट है, और उन्हें सब लोग कैंडिडेट मान लेंगे प्रधानमंत्री का। उससे ये बहुत बड़ा गलतफहमी है। तो मैं ये कह रहा हूं कि आने वाले दिल्ली के विधानसभा में ही इसका टेस्ट हो जाएगा। अगर कांग्रेस उन्हें अपना नेता मान लेता है तो दिल्ली के अंदर, आप भारतवर्ष की चिंता मत कीजिए, दिल्ली के अंदर अगर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का अलायंस हो जाता है तो मैं मानूंगा कि हाँ, कांग्रेस एक सर्वमान्य नेता है। कांग्रेस को हरियाणा में आम आदमी पार्टी को कांग्रेस हरियाणा में मतलब कि 10 सीट देने को तैयार नहीं थी। उन्हें 3 सीट ऑफर किया था, आम आदमी पार्टी को 3 सीट ऑफर किया गया था हरियाणा में। केजरीवाल चाहते थे कि 7 सीट मिल जाए, उससे 7 सीट तो मिलता नहीं, और केजरीवाल को लगता है कि सारे दल मिलकर उन्हें प्रधानमंत्री कैंडिडेट घोषित कर देंगे। तो ठीक है, केजरीवाल की अपनी मर्जी है, उन्हें सोचने में तो भारत में कोई टैक्स लगता नहीं है, सोचने का कोई क्राइम नहीं है, तो केजरीवाल कैन डू इट। तो दोस्तों, मुझे बस आज के लिए इतना ही कहना था। आप लोग अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। तब तक के लिए नमस्कार, बाय।